गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से चलते हैं हम लोग आज लेकर के क्लासेस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। नया चैप्टर का मतलब कि हम लोग लेके चल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के लिए। एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट या इक्विलिब्रियम या ऑल डायरेक्शन ऑल पोजीशन इन इक्वल या सेम हो जाए। ठीक है, मतलब कहने का कि जैसे अगर सच है एक एग्जांपल लेकर के चले तो एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपने क्लास में या कहीं भी बच्चे जो होते हैं कि अपनी एक उंगली पे कोई कॉपी को नचा देते हैं। ठीक है, तो कॉपी या जो भी बुक वगैरह हो, वो जो उंगली पे नाचती है, ठीक है, वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। फुटबॉलर अपनी उंगली पे फुटबॉल को नचा देता है, वो क्या होता है? वो जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी के लिए वो पॉइंट होती है जिसपे उस पूरे बॉडी का सारा भार या सारा पोजीशन या सारा वेट एक जगह एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए या इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाए। ठीक है, जैसे कोई भी भारी पदार्थ हो या बॉडी हो, कोई भी हो, उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी हमें एक ऐसे पॉइंट की आवश्यकता होती है कि हम उसको ऐसे जगह पे पकड़े जहां पे हमें कम एफर्ट लगाना पड़े, कम प्रयास करना पड़े, लेस एफर्ट। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट कैरी कर सकें। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हम लोग इस्तेमाल एज अ मैकेनिकल वर्क्स या और भी सारे सिविल वर्क्स में करते हैं, सारे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है, इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट, पूरा भार जो है उसका होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, जहां पे बॉडी पे एक्ट कर रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब अगर हम किसी भी रेगुलर शेप के बारे में बात करें, ठीक है, किसी भी रेगुलर शेप के बारे में बात करें तो मान लीजिए जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हम जानते हैं कि इसका मान लीजिए ये एल लेंथ है और ये एच है या बी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो होता है ये हमारा h/2 और l/2 पे वर्क करता है, सीधी सीधी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका ये h/2 या l/2 डिस्टेंस पे वर्क करता है, यानी हमेशा ये यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइन कट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वहां पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। ठीक है, अ बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैविंग, अ बॉडी इज हैविंग वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी बॉडी हो उसका जो होता है एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी एक ही सेंटर होता है और कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, वही हमारा, ये हमारा क्या करता है, ऑल पोजीशंस में बॉडी को एक्ट करके रखे रहता है या कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हुई। जैसे हमने अभी बात किया कि रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हमने बात किया, तो जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुरू शुरू में जब फाइंड कर रहे थे तब के लिए क्या था कि जब कोई बॉडी
को हम लोगों ने यहाँ से और ऐसे ऐसे कट किया, और यहाँ पे जो दोनों लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट कर रही है या जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट को जब अगर पकड़ा गया या देखा गया तो वो पॉइंट हमारा क्या किया कि सारे बॉडी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था या वहां पे बैलेंस बना रहा था। ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही बात आई, ये जो नियम था, ये नियम स्क्वायर के लिए भी लागू हुआ। ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये नियम जो है स्क्वायर में भी लागू हुआ। स्क्वायर में भी हमने कट किया तो यहाँ पे हमें मिला, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए इसकी साइड्स जो है ए है, तो ए साइड से जब हमने वो किया तो ये हमारा a/2 और a/2 डिस्टेंस पे मीट हुआ। क्लियर। लेकिन जैसे ही ये बात आई ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल में ये सारी चीजें फेल हो गई। ठीक है। ट्रायंगल में ये सारी चीजें फेल हो गई कि अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें और वर्टिकली कट करें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मिल रहा था, ये पॉइंट हमारा इस बॉडी के लिए सीजी नहीं हुआ। क्लियर। तो ट्रायंगल, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था। मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जिसकी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो अगर इसमें भी हमने कट किया तो इसमें भी हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही थी, जो चीजें हम लोगों ने, जो नियम हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया था, इनके लिए सीजी फाइंड करने के लिए किया था, वो हम लोगों को ट्रायंगल में नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा हो गया क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। फिर इसके बाद हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड से आ रहा, टू साइड्स आ रहा है इक्वल एंड अदर इज डिफरेंट। मतलब ये साइड्स अगर ये है तो ये भी साइड ये होगा और ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें भी हमारा नहीं फॉलो किया, यानी तीन कंडीशंस में हमारा फेल कर गया। एक और बना सकते हैं जिसके ऑल साइड्स आर अनइक्वल, डिफरेंट ट्रायंगल हो जाएगा, जो मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट साइड्स, मतलब ये साइड्स ए है, ये साइड्स बी है और ये साइड्स सी है। ठीक है। अगर इस कंडीशन में भी लिया गया तब भी हमारा सीजी वो चीजें नहीं मिल पा रही थी, वो पॉइंट्स नहीं मिल पा रहा था जिस पॉइंट पे हमें ये पूरी बॉडी, चाहे ये बॉडी चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में या बैलेंस बना सके, ऐसा नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ लोगों ने अपना राय दिया, जो भी फिलोसफर रहे हों, साइंटिस्ट रहे हों, उन लोगों ने राय दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इन्हें डायगोनली मीट करा दिया जाए। डायगोनली मीट किया जाए तो यहाँ पर, तो आइए चलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कुछ साइंटिस्टों ने या कुछ फिलोसफर जो भी रहे होंगे, इंजीनियर्स जो भी अपना दिमाग लगाए वगैरह होंगे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसे डायगोनली मीट किया जाए। जब डायगोनली मीट कराया गया, ठीक है, जब डायगोनली मीट किया कराया गया, तो सपोज दैट ये लेंथ हमारी यल थी और ये लेंथ हमारी एच थी। तो यहाँ पर हमें इसका जो बॉडी का सीजी मिला, या वो बॉडी मतलब ये तीनों डायगोनल वाली जो लाइन है, जहां पे मीट करी, जहां पे इंटरसेक्ट करी, वहां उस पॉइंट को अगर देखा गया तो वो हमारा पूरी तरीके से बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रहा था। और ये जो है कि यही पॉइंट हमारा क्या बना, सीजी बना। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, h/3 हो जाता था, और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से, ये डिस्टेंस हमारा l/3 हो जाता था। ठीक है। इस पॉइंट से हमारा ये ट्रायंगल वाला पोजीशन तो सही हो गया। भाई पहले तो इन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट किया, कट करने के बाद इनको इस बॉडी के लिए सीजी तो मिल गया, ये तो सिस्टम इनके लिए या ये नियम इनके लिए लागू हो गया। बट इनके लिए, इनकी चीजें इनके लिए लागू नहीं हुई। लेकिन जब इनके लिए लागू हुआ तो क्या ये चीजें इन पे भी लागू हुआ कि नहीं, ये चीज अब देखना पड़ गया, क्योंकि दो चीजें हो गई। ठीक है। तो यहां पर भी देखा गया कि इनके डायगोनल्स को अगर मीट कराया गया तो इनके डायगोनल्स भी क्या हो रहे थे, सेम पॉइंट पे ही मीट कर रहे थे। इन सेम कंडीशन स्क्वायर में भी हो गया।
ठीक है, सेम कंडीशन हमारा स्क्वायर में भी हो गया, स्क्वायर का भी सेम हो गया। तो यहां से इन जितने भी साइंटिस्ट या फिलोसफर या जो भी इंजीनियर्स वगैरह स्टडी किए या उन्होंने जो भी चीजें देखा, वहां से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हम इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल न कट करके किसी भी डायग्राम को उसके डायगोनल से अगर कट करे, इंटरसेक्ट कराए, तो वहां पे जो पॉइंट मीट कर वहां पे जो पॉइंट मिलेगा या मीट करेगा जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल था, हो गया। फिर इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी देखा गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी हमारी चीजें सही आई। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी हमारी चीजें सही आई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी हमारा, सपोज दैट ये हाइट है h है, ये हमारी हाइट h है, तो ये हमारा h/3 हो जाता था। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर l है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती थी वो हमारा क्या हो जाता था, l/2 हो जाता था। इस कंडीशन में इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। और यही कंडीशन हमारा किसमें हो जाएगा, यही कंडीशन हमारा किसमें हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो टू साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा ए साइड ए और ये हमारा बी हो जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे मीट करती थी। तो ये भी, ये डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा h/3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, l/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और ये किस कंडीशन में था, वेट के कंडीशन में था। वेट के कंडीशन में हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, ये हमारा मास के कंडीशन में भी है, यही हमारा जो है एरिया के भी कंडीशन में है। तो अभी हम लोग एक देख लेते हैं, क्या छोटा सा टर्म है या टॉपिक है, क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है कि द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ अ बॉडी, क्या कह रहा है कि द पॉइंट इन एट विच, ठीक है, द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पर टोटल मास ऑफ अ बॉडी क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ठीक है, तो सेम चीज है भाई। देखिए मैंने एक चीज बता दिया, अब यहाँ पे लोगों ने अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका से समझाया, बट अब देखिए समझने का तरीका यहाँ है कि इस बॉडी की जो एरिया है, पहली बात कि अगर रेगुलर शेप है तो एरिया आल डायरेक्शन आर इक्वल हो जाएंगे। अब चाहे जिस तरीके से कट करिए, जिस पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रहा है, मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगल है, तो अगर इस पॉइंट से अगर हम कट करें तो हाफ का जो एरिया होगा और लेफ्ट साइड का जो एरिया होगा और राइट साइड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अगर हम इसे हॉरिजेंटली कट करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अप का एरिया और डाउन का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। बट इरेगुलर शेप में बातें की जाएंगी, इरेगुलर शेप की। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है इरेगुलर शेप, जिनकी शेप रेगुलर नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, अगर इसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हुआ या सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हुआ, हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर शेप में तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर पाना बहुत ही हमारे लिए आसान है, लेकिन रेगुलर शेप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ या मास या वेट के टर्म में हम इसको फाइंड करते हैं, तब वहां से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिंपल प्लेन फिगर। ठीक है, क्या कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाई एट अ मिडिल पॉइंट। क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपल रॉड,
ठीक है, एक सिंपल रॉड है कोई, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फाइंड करेगा? हमेशा लाई एट अ मिडिल पॉइंट, हमेशा कहाँ पे फाइंड करेगा? मिडिल पॉइंट पे, यानी समथिंग समथिंग मान लेते हैं हम लोग, मिडिल पॉइंट हमारा ये है, इसका मान लेते हैं रॉड है, तो रॉड की डायमीटर डी है, ठीक है, तो ये डी बाई टू हो जाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारा क्या हो जाएगा? डी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मान लेते हैं यल है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? एल बाई टू हो जाएगा। क्लियर? एल बाई टू हो जाएगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लाई एट अ पॉइंट वेयर द थ्री मीडियन एट द ट्रायंगल पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का मीडियन, ठीक है, जो मीडियन होता है, वो जहां पे मीट करेंगे, तीनों तीनों पॉइंट्स के जो मीडियंस होते हैं, वो जहां मीट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा हर ट्रायंगल के लिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is at the point where its diagonal meet each other। ठीक है, where its diagonal meet each other, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें आगे हम लोगों को केवल और केवल कार्य करना है, मतलब काम करना है, इसको देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है द सर्कल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल इज एट इट्स सेंटर। अगर सर्कल में हमारा कोई बॉडी है, सर्कल में है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, हमेशा कहाँ मिलेगा? रेडियस पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल की जो डाया होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है, तो ये हमारा डी होता है, और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। तो ये हमेशा और हमेशा सर्कल का कहाँ पे बनता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? रेडियस पे बनता है। क्लियर? ये सारी चीजें बस इतना आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, यही सारी चीजें हम लोगों को आगे चल करके हमारे बड़े से बड़े न्यूमेरिकल या बड़े से बड़े फिगर को सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमेशा डायगोनली मीट कराना है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बिल्कुल नहीं कराना है। अगर ट्रायंगल है तो उसके मीडियन से मीट कराना है। मीडियन का मतलब कि जहां पे दो एडजेसेंट लाइन मीट कर रहे हैं वहीं से हम लोग सीधा लाइन लाइन कट करेंगे, और अगले लाइन के मीडियन पे हमें मीट कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड पे चलते हैं, देखते हैं ठीक है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे चलते हैं। तो जैसे कहने का मतलब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ प्लेन फिगर बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब हमें कह रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट्स, तो कहने का मतलब पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कोई एक फिगर हम बैठा लेते हैं, कोई एक फिगर है हमारा ये, ठीक है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया ओ पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोगों का जो स्टेप होगा वो स्टेप ये होगा कि हम ये जो बॉडी मिली है, इस बॉडी में हम छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप्स लेंगे। तो एलिमेंटल स्ट्रिप्स लेंगे, तो चलिए हम इसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं इस बॉडी को। ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक जो भी एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो इस एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे? पहले एक एरिया फाइंड कर लेंगे, और फिर इसके बाद उसकी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, किससे? वाई एक्सिस से। अगर मान लीजिए ये हमने एलिमेंटल स्ट्रिप लिया हुआ है, एलिमेंटल स्ट्रिप, फर्स्ट एलिमेंटल स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है इसका जो सीजी का, वो हमारा क्या है? मान लेते हैं हमारा x1 है। क्या हो जाएगा? x1। दूसरे का क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा।
तीसरे का क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम इस होल बॉडी का हम ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप्स लिया हुआ है, इनका हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया, मान लीजिए सपोज पहले का एरिया क्या हो गया, A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, इसका A4 हो गया, ऐसे ही करते 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 पूरे हम सारे बॉडी का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट द लेट द एरिया एरिया कैपिटल ए, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ए जो है ये पूरे बॉडी का एरिया डिनोट करेगा, और स्मॉल ए केवल और केवल एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेगा, ठीक है। तो एरिया कंपोज ऑफ कंपोज ऑफ कंपोज ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल एरिया नंबर ऑफ स्मॉल areas such that A1, A2, A3, A4 and so on, ठीक है। ओके, देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए बॉडी का होल बॉडी का एरिया है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एसो ऑन, ठीक है। देन अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट x1 इक्वल टू, x1 क्या है हमारा, x1 हमारा जो है ये पहले वाले एलिमेंटल स्ट्रिप का हमारा क्या है, CG है, CG डिस्टेंस है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ CG, द डिस्टेंस ऑफ CG, the distance of CG of the area A1, ठीक है, of the area A1 from axis OI, axis from axis OY, यानी ये हमारा वो OY से ही ये जो डिस्टेंस है इसका CG है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर x2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, A2 फिर इसके बाद x3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A3, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x4 के लिए हमारा हो जाएगा A4, ये हमारा हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से हम सारे प्रोसेस को कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा ना कि सेंट्रोइड आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ प्लेन फिगर बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट्स होता है कि मोमेंट हमारा जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एरिया का मोमेंट निकालना है, हमें फोर्स का नहीं निकालना है, हमें एरिया का मोमेंट निकालना है। तो एरिया हमारा कितना है, A1, ठीक है, A1, और इसका हम मोमेंट निकालेंगे एरिया का, तो A1 इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलरली A1 इंटू x1 हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट स्टेप का। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, A2 इंटू x2 हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड का हो जाएगा A3 इंटू x3 हो जाएगा। फिर इसके बाद A4 इंटू x4 हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम फिगर को इरेज करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो द मोमेंट, अब यहां पे लिख लेंगे द मोमेंट ऑफ ऑल एरियाज, ठीक है, द मोमेंट ऑफ ऑल एरियाज अबाउट द एक्सिस OI,
about the axis about the axis OI। ठीक है, हमने फर्स्ट का मोमेंट निकाला, सेकंड का निकाला, थर्ड का निकाला, फोर्थ का निकाला। अब जब टोटल मोमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस डॉट डॉट मतलब ऐसो ऑन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे हमने क्या लिखा है कि द मोमेंट ऑफ ऑल एरियाज, ऑल एरियाज, एरिया इक्वल टू हमारा क्या था, एरिया इक्वल टू था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अब इसके बाद एक चीज और भी देख ले भाई, जब हमारा कोई बॉडी था, बॉडी में हर एक पार्ट्स था, अब सारे पार्ट्स का मतलब पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं एक ही सीजी मिलेगी। जब एक ही सीजी मिलेगी तो मान लेते हैं हमारा ये है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस पूरे बॉडी का हम जब सीधी निकालेंगे इकट्ठा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, द मोमेंट ऑफ ऑल एरिया अबाउट ऑफ ओ आई। तो ए एक्स इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ये, अच्छा ये x नहीं x बार होगा। क्लियर, ये x बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सीधी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो सीधी हमारा x बार ही आएगा। तो यहाँ पे हम x बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस एसोआन, यहाँ पे भी प्लस एसोआन ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में ये हमारा एरिया है, टोटल एरिया, तो इसको इधर में मल्टीप्लाई था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब लिखना चाहें तो एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस डॉट 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 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस एसो ऑन। तो ये हमारा आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है होल बॉडी के लिए एक्स एक्सिस पे। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए सिमिलरली अगर हम निकालें तो y बार इक्वल टू, अब इसी टर्म में हम y बार भी निकाल लेंगे तो y बार हमारा क्या हो जाएगा, सारी डिस्टेंस हमारी कहां से हो जाएंगी, एक्स एक्सिस से हो जाएंगी। सारी डिस्टेंस हमारी कहां से हो जाएंगी, एक्स एक्सिस से। हमारा क्या आ जाएगा, y बार इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई y1 प्लस a2 प्लस y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 प्लस डॉट डॉट अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये आ जाएगा प्लस एसोआन भी करा लीजिए। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा y बार आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे और चलते हैं, फिर देखते हैं।